हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है आरबीएससी के क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर सेकंड अपना चल रहा था। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं वो हमने देख लिए हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देख लिया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हमने देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र जो है उससे हल्का सा इसका कनेक्शन है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है, इसके अंदर हमको जो ह्यूमंस हैं उनके जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बाकी जो सिस्टम्स हमने देखे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा था तो उसके कुछ ऑर्गन्स थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम और श्वसन तंत्र जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर भी कुछ ऑर्गन यानी अंग वहाँ पे उपस्थित थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी प्रकार ये जो सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, अपना जो शरीर है उसके अंदर ये क्या क्या कार्य करता है, और बाकी जो सिस्टम्स है उनके साथ कैसे ये कनेक्ट करता है वो हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसका महत्वपूर्ण रोल जो है उत्पत्ति करते हैं संतान की, उसके अंदर बहुत अहम भूमिका है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए और इसको एक बार अपन समझ लेते हैं कि जनन तंत्र का संबंध प्रजनन से होता है। तो जनन तंत्र जो है उसका जो मुख्य कार्य है वो प्रजनन का होता है। इसके अंदर जो भी अंग हम बढ़ेंगे वो प्रजनन के अंदर उपयोगी होंगे। ठीक है, इसमें हम जननांगों के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हमको पढ़ना है जननांगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको पढ़ना है, मानव जनन तंत्र हमको पढ़ना है। तो जनन की परिभाषा हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवीजन करना पड़े तो, या फिर आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं तो आपको नेक्स्ट रिवीजन के लिए आसानी होगी। तो जो जनन है ये एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया होती है जिसके द्वारा जो पुराने जो जीव है वो अपनी नई जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं, और वो जो जीव होते हैं वो हूबहू पुरानी जो संतति जो पेरेंट्स होते हैं जो, ठीक है, उनके जैसे होते हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक परिभाषा आप देख सकते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसी संतान या न्यू ऑफ स्प्रिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नई जो पीढ़ी बनेगी, नई जो संतति बनेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 3 जो है जेनेटिक्स। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग या संतति क्या होती है। तो जो संतान है तो न्यू ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है तो वो होता है जनन। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये एक मतलब ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीव है, एक जीव या दो जीव मिलकर नई जो संतति है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, देखते हैं जो जनन है वो 3 प्रकार का होता है। तो लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला है जो कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें समझ आ रही है। अगर लास्ट क्लासेस जो भी आपने सिस्टम्स देखे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आने वाली जो वीडियोस होंगे उसमें आपको उनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। जैसे ही अपना एक बार कोर्स हो जाएगा उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ पेपर्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो जो जनन है वो 3 प्रकार का है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का होता है। तो पहला अगर जनन जो हम लेंगे तो ये है कायिक जनन, और इसको इंग्लिश में अगर बोले तो वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रेजेंट होता है ये पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पौधे तो आप जानते हैं, तो प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर बात करें आलू की, तो आलू के अंदर बर्ड्स होती है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स होती है, तो उनको हम आइज बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आइज। आंख जैसी स्ट्रक्चर होती है आलू के अंदर, उसको जब काट के हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो जो हर एक आई है किसी भी एक आलू की, तो उसमें से नए नए जो पौधे वहाँ से बन जाएंगे। तो एक पौधे से, सिर्फ एक आलू से काफ़ी सारे पौधे वहाँ से बन सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा ब्रायोफिल्म लीव्स आपने देखी होगी,
ब्रायोफाइलम लीव्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स की जो पत्तियां होती है, जैसे कि अगर ये ब्रायोफाइट की जो एक ये ब्रायोफाइट अगर पौधा है उसकी एक लीव है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी ये जो किनोर होती है, ठीक है, इसको लीफ लेविला बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साइडों में यहाँ से ऐसे रूट्स निकल जाती है और एक नया पौधा यहाँ से बन जाता है। ऐसे हर तरफ से रूट्स निकल जाती है, यानी कि यहाँ से जड़ें निकल जाएंगी और नया पौधा बना लेंगे, ठीक है। जो ब्रायोफाइलम, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, ब्रायोफाइलम पत्तियां, ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। तो ये इसमें पाया जाता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन। तो जब अगर कोई आपका अलग चैप्टर होगा या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके, काफ़ी सारे मेथड के साथ। तो हम वहाँ पे इसको देख लेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। अभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ पढ़ना है हमको लैंगिक जनन, ठीक है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसका नाम है अलैंगिक जनन। इसको भी हम देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अलैंगिक जो जनन है सेकंड नंबर का, उसमें क्या होता है, जो लैंगिक जनन है उसके अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। एक से मेल गेमिट आएगा, यानी कि जो नर है, नर युग्म माना जाएगा, और दूसरे के पास से आएगा मादा युग्मक आएगा वहां से, और उनके बीच में फ्यूजन होगा। लेकिन जो अलैंगिक जनन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक जीव द्वारा ही नए जीव या संतान को बोल सकते हैं, संतान की उत्पत्ति की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वन पेरेंट होगा, और वन पेरेंट जो सिंगल पेरेंट है उसी से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी से न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। इसको न्यू ऑफस्प्रिंग को नवजात भी बोल सकते हैं, या नया शिशु, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो ये जो है जंतुओं में ज़्यादातर पाया जाता है। इनके साथ कभी कभी प्लांट्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक पेरेंट होगा और उसी से सिर्फ एक पेरेंट से ही नवजात जो बन जाएगा। पेरेंट का मतलब होता है वैसे अभिभावक, लेकिन इसके अंदर एक ही जो जीव होगा उसी से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर निषेचन की जो क्रिया है, निषेचन जो है इसके अंदर अनुपस्थित होगा, ठीक है। अभी जब हम लैंगिक जनन देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है निषेचन क्या होता है, तो जब हम लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे तो वहां से आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टॉपिक के ऊपर और अलग से वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, हमें बताइए, हम इसके लिए नई वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो ये इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद जो थर्ड लैंगिक जनन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, उसको समझना है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं वो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। इसका हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या इसके अंदर होता है, क्योंकि मानव जनन तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ना है। अगर ये समझ आ गया तो वो आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके अंदर जैसे बाकी जो सिस्टम पढ़े थे हमने, उनके ऑर्गन्स और डायग्राम याद करे थे, तो यहाँ पे भी हमको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के डायग्राम बना के उनकी लेबलिंग करके उनके नाम याद करने हैं,
उससे आपका काम आसान हो जाएगा और 80% 80% आपका जो टॉपिक है वो वहीं से डायग्राम से कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लैंगिक जन्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 तो पेरेंट होने चाहिए, ठीक है, 2 पेरेंट हम इसको बोलेंगे, 2 यहाँ पे पेरेंट होने चाहिए और वो 2 जो होंगे उनमें से एक तो होगा नर और एक होगा मादा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं फीमेल। और इनके जो नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे जेनेटिक्स, उसके अंदर सिंबल हम यूज़ करेंगे तो ये होता है मेल यानी नर के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, और ये होता है फीमेल के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब इनके पास, दोनों के पास होते हैं युग्मक, युग्मक इनके अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर जो युग्मक बनेगा, युग्मक होते हैं छोटी सी सेल्स होती है, बहुत स्मॉल सेल्स होती हैं, जिनका जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल की इन सेल्स का, तो बनेगा अपना युग्मनज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पे जो होते हैं युग्मक वो होते हैं शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म जिनको बोलते हैं। और इधर जो होगा वो होगा अंडा, जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है, ये हो गया। अब इनका जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा, निषेचन जो मैंने पढ़ाया था, निषेचन जो होगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा अपना, ये बना अपना युग्मनज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। और इसी से फिर नया जीव बनेगा जो बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल समान होगा संरचना में भी और दिखावट में भी और हाव भाव में भी, मतलब हर तरीके से समान होगा। किसके साथ? ये जो है इसके पेरेंट्स। यहाँ पे जो नया जीव बनेगा, ठीक है, तो ये जो युग्मक है दोनों के, नर युग्मक जो शुक्राणु है और अंडा, इसके मिलने से होगा निषेचन, और निषेचन के बाद बनेगा यहाँ पे नया जीव। युग्मनज बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा युग्मनज का, फिर बनेगा नया जीव जो अपना, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमको देखना है, अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हमको देखने हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके जो ऑर्गन्स है उनको देख लेंगे। और जो नेक्स्ट वाली वीडियो है तो 2 वीडियो में टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। तो जो सेकंड वीडियो उसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो अब ये जो टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो देख लेते हैं, जो कि इस जो चैप्टर है इसको समझने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो एक जो वर्ड है प्यूबर्टी, ठीक है, इसका क्या अर्थ है वो हम देख लेते हैं। इसको हिंदी में आपकी बुक में जो दे रखा है वो है यौनारंभ, ठीक है। तो ये जो एज है प्यूबर्टी, इसको हम एक और नाम दे देते हैं, ठीक। जिस अवस्था के शुरू होते ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, वो जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। तो ये जो है एडोलसेंस की जो अवस्था, इसको हिंदी में बोला जाता है किशोरावस्था। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम टीनेज, ठीक है। तो इसको टीनेज इसलिए भी बोला जाता है कि जनरली 13 to 19 की जो एज है वो होती है अपनी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की एज, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ में हल्का सा इसके अंदर डिफरेंस देखा गया है। गर्ल्स में जो है ये 12 से 19 तक हो सकती है, तो बॉयज़ में 13 से 14 से स्टार्ट हो सकती है और 19 या 20 साल तक ये होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बाकी जो सिस्टम्स थे वो तो मेच्योर होते हैं जब बाय बर्थ, जैसे हम जब पैदा होते हैं तभी से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र जो है अपना, पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र है अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो किशोरावस्था यानी एडोलसेंस की जो उम्र होती है, प्यूबर्टी जब आ जाती है मेल और फीमेल्स के अंदर, यानी जो 13 से 19 साल के बीच, तो वो उनके अंदर एक मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। और उस एज के बाद ही मेल्स और फिर फीमेल्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है।
तो अब जो देख लेते हैं हम जो बॉयज़ और जो गर्ल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर द एडोसेंस, वो हम देख लेते हैं। एक बार आपकी बुक में दे रखा है, आप वहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो एज है अपनी एडोलेसेंस की, इसके अंदर क्या क्या ये एज जो है बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये है इधर ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी साइंस के टॉपिक के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़े या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब आप दो चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे तो आप ऐसा एक टेबल बना लीजिए, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो इससे मिलते जुलते डिफरेंस हम पढ़ेंगे तो उसी का जो मेन डिफरेंस है जिसकी बात यहाँ पे कही गई है वही पॉइंट दूसरी साइड जो डिफरेंस लिखना है उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे चीज़ें याद होने में आसान होती है, चीज़ें आसानी से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम की अगर बात करें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स दिलाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो क्या क्या जो चेंजेस होंगे बॉयज़ और गर्ल्स में आफ्टर द एडोलसेंस, यानी ये जो एज है 12 और 13 से 19 और 20 तक ये जो एज है, ठीक है। तो जैसे जो बॉयज़ की अगर बात करें तो 13 to 19 देखी गई है, ठीक है। आपकी बुक में पता नहीं है दे रखा है या नहीं, पर इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो गर्ल्स की अगर बात करें तो 12 to 19 ये दे रखी है, ठीक है। दूसरी जो मेन जो चेंजेस होते हैं यहाँ पे कि दाढ़ी जो और जो मूछें होती है, तीसरा जो चेंज होगा दाढ़ी मूछों का बढ़ना हो गया, ठीक है। और थर्ड जो चेंज की अगर बात करें हम तो होगा आवाज़ के अंदर भारीपन आ जाएगा, ठीक है, आवाज़ का भारीपन। चौथा जो चेंज होगा, पहले हम बॉयज़ की देख लेते हैं, उसी के आधार पर गर्ल्स के लिए वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनको हम बोलते हैं द्वितीय लैंगिक गुण जो हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या क्या होता है कि तो हार्मोनल लेवल की जो बात करें जिसकी वजह से सारे चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी द्वितीय लैंगिक गुणों में जो परिवर्तन आते हैं, तो वो जो हार्मोन की बात करें तो जो मेल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उनके अंदर जो हार्मोन होगा इसके लिए उत्तरदायी वो है अपना टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हिंदी में भी यही नाम है इसका, टेस्टोस्टेरोन। और पांचवी जो चीज़ हम देख सकते हैं क्या और क्या चेंजेस आते हैं कि जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, पेशियों का विकास और अच्छी तरह हो जाता है, ठीक है। जो कुछ कमी उमी रह गई थी पेशियों के विकास के अंदर वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे इनके जो डिफरेंस, तो फर्स्ट वाला देख लिया हमने, इस उम्र तक जो प्यूबर्टी है वो आ जाती है, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे इनके अंदर जो हेयर्स है उनकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है उनके अंदर मेच्योरिटी आती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फॉर्मेशन होगा, स्तनों का विकास यहाँ पे होने लगता है। तो थर्ड जो पॉइंट है अब हम देखते हैं आवाज़ का भारीपन जो बॉयज़ में था, ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर जो एडोलसेंस की हम बात करें तो उनके अंदर आवाज़ में पतलापन आ जाता है, आवाज़ का मधुर होना, ये जो थर्ड चेंज है, थर्ड जो डिफरेंस है। उसके बाद फोर्थ जो डिफरेंस की अगर बात करें तो हार्मोनल स्टेज पे जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल स्टेज की अगर बात करें तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस हो गए हार्मोनल स्टेज पे। हार्मोन्स के अंदर जो दो हार्मोन्स हैं मेनली जो फीमेल्स के लिए जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को चेंज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है अपने प्रोजेस्टेरॉन, हिंदी में भी इनके यही नाम है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और दूसरा जो नाम है एस्ट्रोजन, इसका भी यही नाम है, यहाँ पे SES, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो ये आपने देख लिए। और यहाँ पे क्या होगा, इनका भी मतलब नॉर्मल जो एसेंशियल जो मसल्स हैं, आवश्यकता अनुसार जो पेशियाँ हैं उनका विकास होता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए।
आपकी बुक में भी ये टॉपिक है, तो इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कुछ एक्सप्लेन कर दिए सारे के सारे पॉइंट्स जो आपकी बुक में है। तो ऐसी एक टेबल बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमने देख लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हमने देख लिया, जो मानव जनन तंत्र है उसके बारे में हमने देख लिया है। जो कुछ वर्ड्स थे, अजीबो गरीब वर्ड्स थे, जैसे प्यूबर्टी, एडोलसेंस, उनके नाम और उनकी डिटेल हमने देख ली है। तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आने वाली है। अब हम डायग्राम की बात करते हैं। जैसा जो हर एक सिस्टम जब हमने पढ़ा तो उसके हमने डायग्राम्स देखे, ठीक है, और डायग्राम देखे और उनके जो ऑर्गन्स थे, उनके जो अंग थे, उनको हमने लेबल किया, यानी उनको हमने नामांकित किया। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको आसानी से याद होंगी, और अगर नाम याद रहेंगे तो आप पॉइंट्स बनाकर एग्जाम में चाहे कितने भी नंबर का हो क्वेश्चन हो, आप डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद जो मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 या 6 नाम लिख दीजिए डायग्राम बनाकर, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख दीजिए, जो कि आपको आसानी से डायग्राम के बाद याद हो जाएगी। और डायग्राम भी मैं ऐसे बनवाऊँगा कि आप उनको जब एक बार याद कर लेंगे तो बुक में से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको वो में याद हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से उनको बना सकते हैं। एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी उसको आसानी से बना सकता है। तो अब हमको जो पढ़ना है वो है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका नाम है नर, हिंदी में इसको बोलते हैं नर जनन तंत्र। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हर एक चीज़ का हम डायग्राम बनाते थे तो इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये लास्ट टाइम जब हमने देखा था हमने ये बनाया था, आपको इसका नाम पता होगा, ब्लेडर हमने ये बनाया था। इसके अंदर ये मूत्रवाहिनियाँ यहाँ से ऊपर जाकर ये मिलती हैं अपनी किसके अंदर, वृक्क यानी किडनी के पास। अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये जो रूट है ये अपना किडनी जो है, इनको हिंदी में बोलते हैं वृक्क, तो वहाँ से आता है। और ये हो गया अपना ब्लेडर, हमने वहाँ पे पढ़ा था ब्लेडर, इसको हमने बोला था मूत्र से। तो लेबलिंग हम भी कर लेंगे, हम जो भी मेन चीज़ देख लेते हैं। ये था अपना मूत्र मार्ग, ठीक है। तो इसको मूत्र नलिका भी बोलते हैं, यूरेथ्रा इसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो हमको देखना है स्ट्रक्चर, वो आप ऐसे कैसे ही बनाते जाइए। बहुत सिंपल सा डायग्राम हम देखेंगे। आपकी बुक में जो डायग्राम है वो थोड़ा हार्ड है तो आपको वो बनाने में भी दिक्कत आएगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, तो आप इसको अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसा कैसा ही आप डायग्राम बना लीजिए। उससे आप यहाँ पे होगा अपना ये जो है टेस्टिस, दो यहाँ पे टेस्टिस यानी वृषण जिनको हिंदी में बोलते हैं वो होंगे। इनके ऊपर जो कवरिंग होगी इनको बोलते हैं अधिवृषण। जैसे कि जो किडनी है, जो वृक्क है, उसके ऊपर जो ग्लैंड्स पाई जाती थी उनको हमने बोला था अधिवृक्क ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि वो थी, ठीक है। तो उसको हमने बोला था अधिवृक्क ग्रंथि। और यहाँ से जो एक नली सी निकली होती है, इसके ऊपर से होते हुए वो वापस से इसको क्रॉस करके आएगी इधर, और वो मिलेगी जाके इसके अंदर। तो ये जो पाइप है ये निकली होती है अपनी टेस्टिस से। यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, यानी यहाँ पे खुली होती है। इसके पीछे से होते हुए ये निकलती है और कनेक्ट होती है अपने टेस्टिस से, ठीक है। तो ये आसान सा डायग्राम जो आपको याद करना है, मतलब ऐसा आपको बनाना है, ऐसा का ऐसा आप बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्लैंड होती है और ये जो दोनों जगह हैं यहाँ पे जुड़ी होती हैं
हाँ, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोशिकाएं पढ़ा था, वैसी कुछ थैलीनुमा संरचना यहाँ पे जुड़ी होती है दोनों तरफ। ठीक है, तो आप ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लीजिए जिससे एग्जामिनर को जब आप डायग्राम बनाए तो उसको आसानी से चीज़ें समझ आ जाए। मेन जो चीज़ है वो डायग्राम नहीं है, डायग्राम बस को हल्का समझ आना चाहिए। मेन जो चीज़ है कि आपको उनके नाम याद रहना चाहिए। ये जो पार्ट है, जो प्रत्येक सिस्टम का जो पूरा अंग है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज का वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है इसको हम फिनिश कर लेते हैं। अगर वीडियो में कहीं भी कोई टॉपिक आपको, जो कोई भी वर्ड है आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका सेकंड पार्ट है प्रोडक्शन सिस्टम का, उसमें हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये है अपना ब्लेडर, इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, इसको हमने बोला था। ठीक है, ये जो दो पाइप थी इसको हमने बोला था मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर से जो यूरिन है, जो मूत्र है, वो इकट्ठा होकर ब्लेडर में आ गया था मूत्राशय में, और यहाँ से जो मूत्र मार्ग था, तो ये जो ये है ना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मूत्र मार्ग भी इसको बोल सकते हैं, या मूत्र नलिका इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको मूत्र मार्ग यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये जो है इसको बोलते हैं हिंदी में शिश्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, ये है अपना, जैसे कि अब रक्त वाहिनी किसको हमने बोला था, जो ब्लड यानी जो रक्त है उसको पूरे शरीर के अंदर जो लेके जा रही थी, जो पाइप्स, ठीक है, जो ट्यूब्स थी, उनको हमने रक्त वाहिनी बोला था। मूत्र को जो लेके जा रही हैं मूत्राशय के पास, उसको हमने मूत्रवाहिनी बोला है। तो ये क्या करती हैं, जो शुक्राणु होते हैं, जो अपने वृषण जो है, ये है अपने, ये होते हैं जो वृषण होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, दो ये होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर ये होते हैं। तो यहाँ पे जब जो शुक्राणु बनते हैं तो ये शुक्राणु को लेकर पहुँचती है अपनी शिश्न के पास, और यहाँ से इसका इजेकुलेशन होगा। ठीक है, ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे, और जब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है तो वहाँ पे जो स्पर्म है वो निषेचन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वेजाइना जिसको बोलते हैं, वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। तो वहाँ पे उसका निषेचन होगा, और उसके बाद जो बनेगा युग्मनज। तो ये जो है ये शुक्राणुओं का ट्रांसफर करती है, ये जो डक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे वाहिनी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वासर डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वासर डिफरेंस, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर ये गोल गोल सी, इसके ऊपर इसको बोलते हैं अधिवृषण। इस साइड में लिख देता हूँ, इनको बोलेंगे अधिवृषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस। ये है अपनी सेमिनल वेसिकल्स, और ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं। एक टाइप की एक्सोक्राइन बाह्य स्त्रावीय ग्रंथि है। अब तक हमने पढ़ा था अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ उनको इसीलिए बोला था कि वो जिस भी हार्मोन का स्त्रावन करती थी, तो वो जो हार्मोन है वो पहुंचता था सीधे ब्लड के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, ये जो हार्मोन या जिस भी फ्लूइड का, जिस तरल का स्त्रावन करेगी, सिक्रेशन जिसका होगा प्रोस्टेट ग्लैंड से, वो पहुंचेगा अपना ब्लड वेसल्स के अंदर, वो नहीं जाएगा, यानी रक्त के अंदर वो नहीं मिलता है। ठीक है, ब्लड के पास वो नहीं जाएगा, वो जो जाएगा वो स्पर्म के साथ मिलकर और बॉडी से बाहर मतलब बॉडी से बाहर आएगा। इसीलिए ये है बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ। तो ये जो डायग्राम है इसको, इसकी लेबलिंग हमने कर ली है, इसको आप देख लीजिए। फिर पॉइंट टू पॉइंट एक एक जो चीज़ है, एक एक जो ऑर्गन है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेबल किए गए नाम है उनको हम देख लेंगे। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो कवरिंग है टेस्टिस के ऊपर, इसको बोलते हैं स्क्रोटम सेक। ठीक है, दो अलग अलग नाम है स्क्रोटम सेक और स्क्रोटम सेक इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ वृषण कोष। एक और चीज़ आप एक डायग्राम बनाते रहिए, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद मैं नाम मिटाकर थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताऊंगा।
ऐसा कैसा ही डायग्राम आपको एग्जाम में अगर बना दिया आपने और इनके बारे में जो डिटेल्स लिख दिया आपने, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर साल एग्जाम में या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ये जो सिस्टम है, दोनों नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, जो रीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनका भी जो लेवल 2 और लेवल जो 1 है, मेनली जो लेवल 2 है उसमें ये जो टॉपिक है ये स्पेशली वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, तो रीट वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये आपने नोट किया होगा, मैं यहाँ पे एक बार नाम इनके मिटा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी अगर हम बात करें तो जैसा मैं लाइन कर रहा हूँ, ये जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये होता है अपना उदर गुहा है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। एब्डोमिन जो कैविटी है, एब्डोमिनल जो कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ से ऊपर का हिस्सा, यहाँ से नीचे के हिस्से की अगर बात करें उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जो अपने टेस्टिस है, प्रसन है एक जोड़ी, और जो शिश्न है ये अपनी बॉडी के बाहर रहता है। ठीक है, वो इसीलिए रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रसन है ये, ठीक है, ये होता है बॉडी से बाहर प्रेजेंट, ये होता है। ठीक है, तो जो प्रसन है इनका बाहर रहने का जो मेन रीजन है, होता क्या है कि जो टेस्टिस जो होते हैं इसके अंदर बनते हैं अपने स्पर्म, स्पर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रकार के युग्मक हैं, तो इनका फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इनके पास एनर्जी और इनके पास जो मोमेंटम के लिए इनके अंदर जो मेच्योरेशन होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और वो जो टेम्परेचर, क्योंकि अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 के लगभग होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग, तो इतने टेम्परेचर पे उनका फॉर्मेशन तो हो जाएगा लेकिन वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे, परिपक्वता उनमें नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए शरीर से इनका बाहर होना जरूरी है। तो जो अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, उससे इनका जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये जो डायग्राम है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेन जो ऑर्गन्स हैं, डायरेक्ट जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको हम देख लेते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी 2 भागों में आपके बांटा गया है। एक तो है अपना तो प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनकी अगर बात करें तो उनके अंदर आते हैं जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो चेंजेस होंगे उसकी, और जो सेकेंडरी चेंजेस जो होंगे जो बॉडी के बाहरी हिस्से में जो दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हेयर्स ग्रोथ, आवाज़ का भारीपन, वॉइस की अगर बात करें तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती है। तो ये जो सिस्टम है इसको 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। मतलब वो जो डायग्राम में देखा उसमें हम समझ सकते हैं कि जो 2 भाग कौन कौन से। पहला जो भाग है उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर ये है प्राथमिक नर जनन तंत्र की हम बात करें तो प्राथमिक जो जननांग है या फिर जनन तंत्र है उसकी हम बात करें, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इनकी बात करें तो इसके अंदर आएंगे सिर्फ टेस्टिस, दोनों जो टेस्टिस हैं, जो प्लूरल फॉर्म है इनकी वो है टेस्टिस। ठीक है, ये है प्लूरल फॉर्म, ये है सिंगुलर, यानी एक पर्सन की अगर बात करें तो ये टेस्टिस आएगा, और 2 की अगर बात, दोनों की एक साथ बात करें तो टेस्टिस, तो इनको बोलते हैं प्रसन। ठीक है, जो कि है अपने प्राथमिक जननांग, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, क्योंकि जो प्रसन होते हैं इन्हीं के अंदर फॉर्मेशन होगा स्पर्म्स का, शुक्राणु निर्माण इसके अंदर होता है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब ये जो है ये एक टाइप का युग्मक है, युग्मक इसको बोलते हैं गैमेट। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, शुक्राणु में बहुत सारे शुक्राणु होंगे, मिलियंस ऑफ जो स्पर्म्स है वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे। प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसके पास, तो ये हो गया अपना प्राथमिक जननांग, स्पर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और युग्मक ये बनाता है। सेक्स सेल भी इसको बोलते हैं, सेक्स सेल भी इसको बोला जाता है। तो ये बात कर ली हमने मेल प्राइमरी जो जननांग है, प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी। अब इसके अलावा जो बाकी जितने भी जो पार्ट्स हमने देखे सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एक तो बनाएगा क्या आपने, ये शुक्राणु का फॉर्मेशन करेगा,
इसके अलावा जो दूसरा जो करेक्टर है इसका, ठीक है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स, वो न्यूट्रिशन इसको देती है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, तो उनका काम है जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, हार्मोन जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो एक्टिव करता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका भी सिक्रेशन यहीं से होता है। अब हमको देखना है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हमको देखने हैं द्वितीयक जननांगों की। अगर हम बात करें तो बाकी बचे जो सारी, जो अपने डायग्राम देखा उसके अंदर जो बाकी बचे जो सारे पार्ट्स हैं वो आएंगे अपने सेकेंडरी जननांग के अंदर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरे नंबर पर वो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनकी अगर बात करें तो इनको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक जननांग, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम देख लेते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, जो प्रश्न हमने पढ़े थे उनकी कवरिंग किसके द्वारा की गई थी, हमने देखा था स्क्रोटम सेक हमने बोला था, या इसको हिंदी में जो बोला था प्रश्न कोष। इनका मैंने काम बता दिया। काम क्या है, पाउच थैली जैसी संरचना होती है, इसके अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे टेस्टिस जो है वो एक जोड़ी होते हैं, जो प्रश्न है वो होते हैं एक जोड़ी, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। तो ये भी जो है जो 2 स्ट्रक्चर है, दो पाउचेज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुख्य रूप से ये जो संरचना है ये बनी क्यों है, जो शुक्राणु है, ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की परिपक्वता के लिए, ठीक है, तो ये होते हैं, नोट कर लिया होगा। हम देख रहे हैं द्वितीयक जननांग, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए यहाँ पे। और चूंकि आपने ये टॉपिक डाल लिया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें समझने में थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो टेस्टिस के ऊपर हमने अधिवृषण देखे थे, ठीक है, एपिडिडिमिस हमने देखा था। तो एपिडिडिमिस से जो एक ट्यूब निकली हुई थी वास डिफरेंशिया, जिसको हमने बोला था, वो हिंदी में उसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोला था वास डिफरेंस, ठीक है। इसको बोला था हिंदी में शुक्र वाहिनी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसका जो काम क्या था, ये शुक्राणु यानी स्पर्म्स को टेस्टिस जो होते हैं से उनके पास से पहुंचाती है, कहाँ पे ये जाके कनेक्ट करेगी, जो अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके पास। और वो जो मार्ग था उसको हमने मूत्रमार्ग बोला था, मूत्रमार्ग, या आप लिख सकते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अपनी प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, ठीक है, उसके पास पहुंचाएगी, ठीक है। ये शुक्राणुओं को प्रसन से मूत्रमार्ग तक पहुंचाती है। और इसी के अंदर ये जो वास डिफरेंस है, इसके अंदर जुड़े होते हैं 2 सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, और इनको हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय 2 यहाँ पे थैलीनुमा संरचना होती है, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं थैलीनुमा। तो ये संरचना होती है, ठीक है, पॉकेट जैसी, जैसे कोपिकाएं हमने देखी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के अंदर, तो वैसी संरचनाएं होती है। और इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, फ्लूइड हिंदी में बोलते हैं उसको तरल, इनके अंदर भरा होता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो हिंदी से आसान लगे तो आप उनमें भी उसको याद कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटने वाले। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं तो वो यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं,
ठीक है। तो ये इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड, ये जो फ्लूइड सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, इसका जो काम है वो होता है, इसका जो वर्क है, फंक्शन जो है फ्लूइड का, वो होता है जो स्पर्म्स जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं को मूवमेंट या उनमें गति करवाना। तो ये जो लिक्विड है, ये जो तरल है, फ्लूइड है, इसकी वजह से उनके अंदर गति स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या गति करने में उनको आसानी होती है। तो जो वेजाइना के अंदर, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जो स्पर्म्स पहुँचेंगे, एग है उसके अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कुछ मूवमेंट की आवश्यकता होती है, कुछ गति करने की आवश्यकता होती है, जो कि ये जो फ्लूइड है सेमिनल वेसिकल के अंदर जो फॉर्मेशन होता है फ्लूइड का, वहाँ से वो गति उनको मिलती है। उसकी इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट जो देखते हैं, 3 हमने देख लिया पार्ट। चौथे नंबर पे जो हमको देखना है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको बोला जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जो है जब स्पर्म्स वहाँ पे स्पर्म्स जो है शुक्रवाहिनी से होते हुए पहुँच गए अपने मूत्रमार्ग के पास, मूत्रमार्ग में प्रोस्टेट ग्रंथि के पास ही आ गए। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर भी एक प्रकार का तरल यहाँ पे स्रावित होता है, ठीक है, तरल, इसको भी हम फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। मैंने बताया इसका नाम बाह्यस्रावी ग्रंथि क्यों होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मैंने बता दिया कि इसका नाम जो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्यों है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जो अपना सिक्रेशन, जो अपना जो स्त्रावण करती हैं वो ब्लड के अंदर करती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ ब्लड के अंदर अपना स्त्रावण नहीं करती है, ठीक है। जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट बॉडी के किसी ऑर्गन में या बॉडी के बाहर वो छोड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, जब तंत्रिका तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो वहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो सीक्रेट किया बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है इसका क्या काम रहता है, ये जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का ही काम करता है, ठीक है। ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वेजाइना के अंदर आसानी से मूवमेंट कर सकें, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन आसान हो जाए। तो ये फोर्थ जो है हमने देख लिया, फोर्थ जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हमने देख लिया। अब 1-2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब 5th नंबर पे जो है अपना, अब जो स्पर्म है वो कहाँ पहुँचेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुँच गया। तो अब ये स्पर्म जो है मूत्र मार्ग से होते हुए, ठीक है, मूत्र मार्ग में आएगा। तो मूत्र मार्ग जो है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जो जुड़ा हुआ है। इसका जो काम क्या है मूत्र मार्ग का, ये हमने देखा था। एक तो था यूरिन, जो है यूरिन का त्याग, जो मूत्र है यूरिन को इंग्लिश में बोलते हैं, उसका त्याग करना, ठीक है। जो अपना था ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर जो था, हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, वहाँ से यूरिन को कलेक्ट करके और बॉडी के बाहर निकाल देगा। दूसरा जो काम है इसका, जो स्पर्म है, ठीक है, इसको पेनिस यानी जिस्म पढ़ा हमने, तो वहाँ तक ये पहुँचा देता है यूरेथ्रा से होते जो स्पर्म है उसको, ठीक है। अब जो स्पर्म है वो फिर 6th नंबर पे अगर बात जिस्म होता है उसकी अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेनिस, ठीक है। ये होता है मस्कुलर पार्ट होता है ये, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मस्कुलर यानी पेशीय भाग होता है। ये होता है पेशीय भाग, सिस्टम यानी मस्कुलर जो पार्ट होता है ये, इसके अंदर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब जो पेनिस है इसका इरेक्शन होता है, ठीक है, आप और भी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके वहाँ पे आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये देखने को मिलेंगे। तो सभी जो सिस्टम्स हैं वो आपको वहाँ पे और भी अच्छे से एक्सप्लेन होके और ज़्यादा आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगी। तो इसका जब इरेक्शन होता है तो इसके अंदर छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं,
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है उसका फ्लो बहुत तेज़ बढ़ जाता है और इसी की वजह से यहाँ पे इरेक्शन होता है। और क्योंकि ये पेशीय भाग जो है यहाँ पे मस्कुलर पार्ट होता है पूरे पूरे जो सिस्टम का, जब स्पर्म है उसका इजैकुलेशन होता है, ठीक है, जब वो शरीर से बाहर निकलेंगे तो इसका इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल होता है, ठीक है। तो ये जो 6 पार्ट्स हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब मेरे ख्याल से एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो भी हमने देखा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा, तो वो आपको समझ में आया होगा। अब कल जो हम टॉपिक देखेंगे उसके अंदर ये जो टॉपिक आपका आसानी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमको देखना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने डायग्राम देखा यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। तो उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम बना लेंगे और उसकी लेबलिंग कर लेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं उनको हम अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद जो बचा आपका टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है नर्वस सिस्टम, तो तंत्रिका तंत्र जो है, तो उसको भी हम देख लेंगे। और अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। लॉकडाउन में बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ से शेयर कीजिए ताकि वो अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू कर पाएँ और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले और ये जो टाइम है इसका कुछ यूटिलाइजेशन हो पाए। जो रीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो रीट का सिलेबस है उसके अंदर जो लेवल 2 है उसमें हमने देखा कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके दिए हुए हैं, बायोलॉजी वाले जो पोर्शन है यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर, तो उनके लिए भी ये जो डाटा है, जो मैटर है, नोट्स हैं, वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल और बूस्ट करते रहिए अपनी नॉलेज को। थैंक यू।